मध्य प्रदेश का एक ऐसा नाम जो महीने में 20 दिन व्यस्त रहता है, हास्य की कविताएं लेकर के पूरे देश में घूम रहा है। मैं मथुरा की सरजमी पे आप सबके बीच बुला रहा हूँ, तालियों के बीच आपका अपना लाडला भाई कुलदीप रंगीला। ताली बजा करके स्वागत कीजिए भाई कुलदीप रंगीला। अब क्या एक एक के कान में आके बोलूं कि ताली बजाऊं? नहीं, रोक भी दो। देखो, ठंड का टाइम चल रहा है, फोकट में अपन एक हाथ दूसरा हाथ पे कूट रहे हैं। हमारी हम जान रहे हो और तुम्हारी तुम जान रहे हो। अच्छा, हम तो हमारे मुफतलाल जी के प्रोटोकॉल में फंसे हो। मेरे को आपके ऊपर दया रही कि आप क्यों बैठे हो। देखो क्या है, 11:29 पे मेरे को खड़ा किया है। ईमानदारी से बताता हूं मुफतलाल जी, ये जो समय है ना, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। लेकिन फिर भी मैं खड़ा हुआ हूं, ये बड़ी बात है। और कवि सम्मेलन की हम शुरुआत करते हैं। 3 कवि अभी हमारे बीच में शहीद हो गए। भगवान इन तीनों की आत्मा को शांति प्रदान करें। जो बैठे हैं उन्हें प्रणाम करता हूं। दादा आप हाँ, इस उम्र में देख ही सकते हो दादा, इसके अलावा तो कोई क्षमता बची नहीं है। कवि सम्मेलन में बाबूजी, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितने लोगों में कविता पढ़ी गई, महत्वपूर्ण ये होता है कि कैसे लोगों में कविता पढ़ी गई। वाह वाह वाह। यहाँ ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ नहीं, और साहब जितने बैठे हैं ना, वो सबके सब देशभक्त बैठे हैं। वरना देशद्रोही एक फिल्म बनाते हैं लाल सिंह चड्ढा। और एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं, रजाई के अंदर से अपना हाथ निकाल कर आशीर्वाद दे देना अपने भाई को। एक बड़ी बात अगर इस मंच से मैं कर दूं, और सुनना भैया आप भी, कि एक फिल्म 350 करोड़ की बनती है लाल सिंह चड्ढा, और वो फिल्म भी अपने 26 ग्रहों में इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती जितने लोग इस संस्था ने इकट्ठे किए इस छोटे से कवि सम्मेलन में। ये बड़ी बात है हमारे लिए। वाह 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 वाह। तो महत्वपूर्ण ये नहीं होता है। आमिर खान की पूर्व पत्नी कहती कि मेरे को हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है। पिछले दिनों मेरे को मुंबई एयरपोर्ट पे मिल गई, मैं पूछा, मैंने कहा मैडम किससे डर लगता है? वो मोदी जी चीते लाए क्या, उनसे डर लगता है? बोला नहीं। और देखो, मोदी जी भी चीते लाए ना, तो 8 चीते लाए, 8 में से क्या है, 3 चीती और 5 चीते। अब मेरे को ये बताओ, उन 2 चीतों ने क्या बिगाड़ा? वो जो 2 चीते हैं ना, वो चीतों के नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। क्योंकि क्या है, ऐसे ही कुनबा बढ़ेगा। और ये तो क्या है, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में तो बड़ा अनोखा काम होता है साहब। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और योगी जी कहते हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा। यहाँ मजनू दुखी है। 4 पंक्ति सुनना, हालत ये हो गई। और यहाँ तो चुनाव परिणाम के बाद तो और अधिक स्थिति बिगड़ी। स्थिति कैसी हो गई कि सपान कोई कांग्रेस, राहुल न कोई अखिलेश, कहाँ सब चले गए, कहाँ सब चले गए। तो ये दिक्कत है मुफतलाल। आप तो रहने दो, अब तो आप तो आयोजक हो, आप थोड़ी बजाओगे। बेटा बजाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत बढ़िया इनका, मैं 2-3 वर्षों से मैं सोच रहा था, हमारी बातें भी फ़ोन पे हुई, लेकिन इस बार इनका आदेश हुआ और योग संयोग से यहाँ हमारा कवि सम्मेलन था और हम यहाँ पर आ गए। तो हम कह रहे थे कि साहब मोदी जी कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, योगी जी कह रहे हैं ना पटाऊंगा ना पटाने दूंगा, या मजनुओं की हालत खराब। 4 पंक्ति उन पर सुनना, एक आधे को और रजाई में घुसा लो तो गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी। के प्रेम के परिंदे नित्य प्रेम गीत बोलते थे, आज वहां उनके पिताजी बोलने लगे। तो सीटियां बजा के नित्य लैलाओं को छेड़ते थे, सर को झुका के हाजी बोलने लगे। तो कुछ मजनू तो इतने ज्यादा डरे हैं कि विवाह के लिए भी वो नाजी बोलने लगे। और कुछ शादीशुदा लोग योगी जी से डर कर बेगम को अपनी बुआ जी बोलने लगे, बेगम को अपनी बुआ। ये हालत हो जाती है साहब। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। ये स्थितियां हो गई, हिंदुस्तान की राजनीति हो गई। और हम तो क्या, हर जगह हमने कहा कि हम तो पीड़ा सहने वाले लोग हैं। जब तक हम मंच पे हैं, जब तक VIP, और मंच के नीचे उतरते हैं ना, तो कोई ये भी नहीं बोलता है कि आओ एक कप चाय पिला दे,
ये कवियों के आज से 2 साल पहले अगर कवि सम्मेलन कराना हो कोरोना काल के पहले, तो मुफतलाल जी आपने भी फोन लगाया होगा कवियों को, खींच खींच खूच 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 खींच काच खींच काच खींच, ये अपना स्टाइल है। वो देखो फोन भी आजकल क्या है, हम फोन के इतने आदी हो गए हैं, आदि इस प्रकार हो गए हैं साहब। आज सुबह सुबह हम एक जमाने में उठते थे और सुबह सुबह हम हाथ देख के कहते थे कि कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मस्दे सरस्वती, और आज ये हालत है कि सुबह सुबह उठ के हम फेसबुक देखते हैं। लेकिन सच्चाई बताऊं साहब, ये फेसबुक नहीं, ये वास्तव में फेक बुक है, क्योंकि एक भी चीज इस पर ओरिजिनल नहीं है। और हालत ये है, मैं सच बताऊं, आज सुबह फेसबुक पे एक लड़की ने एक स्टेटस डाला, मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी और ना अपने बच्चों को करने दूंगी। क्या मतलब, कहां से चले थे कहां तक आ गए। हालत यह कि मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, तुम मुंडी थोड़ी दूर रखो करंट वरंट नहीं लग जाए। मैं सुनीता नाम की लड़की से मोहब्बत करता था, सुबह शाम ईश्वर से उसे पाने की इबादत करता था। उस लड़की ने भी मुझसे बेइंतहा प्यार किया और 3 वर्षों के बाद में मथुरा में मिलने का उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया। पर 3 वर्षों की मोहब्बत का परिणाम पूरी तरीके से व्यर्थ और बकवास निकला। मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। ये हालत है। क्या दादा सच्चाई की बात सुनो, मैं जिसे सुनीता समझता रहा वो कोई सुभाष निकला। इच्छा तो ये हो रही थी कि उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था। इच्छा तो ये हो रही थी कि मैं उसका खून कर दूं, मगर मैं चुपचाप था, क्योंकि वो सुभाष और कोई नहीं, मेरे दोस्त सतीश का ही बाप था। ये हालत होती है दादा, अपना कसम खाइए, ताली बजाना ही नहीं, मत बजाओ, आप बैठे हो वही बड़ी बात है, ऐसी ठंड में बैठे रहो ये भी बड़ी बात है। नहीं तो हालत ये हो गई है कि हमारे देश में सब, मैं परसों के दिन मतलब आदमी मरने को तैयार बैठा। अभी कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा, उसमें लिखा कि उत्तर प्रदेश में 30 लोग ठंड से मर गए। हमारे मालवा में तो क्या होता है, कोई गोली खा के मर रहा है, कोई फांसी पे लटक के मर रहा है। यूपी में इतने टैलेंटेड लोग हैं कि ठंड से ही मर रहे हैं। लेकिन साहब हम आनंद लेते हैं। निवेदन कर देना चाहता हूं, सुनिएगा 4 पंक्तियां। स्वागत है, स्वागत है। कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला नबीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा, मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वे मुझसे झगड़ पड़े, इसके नाम के पीछे भी बीन रख दीजिए। मैं बोला एक का नबीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। कमजोर तालियां आपकी। तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। दादा एक और सच्ची घटना आपको सुनाता हूं। आदमी अपने स्वार्थ के पीछे इतना अंधा रहता है। आज से 10 साल पहले मेरे को देखने लड़की वाला आए, लड़की की माँ ने मुझे देखा, देखकर पसंद किया। लेकिन वहां कैसी घटना हुई कि एक लड़की वाले मुझे देखकर कहने लगे, आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। क्या बात है। और लड़की खूबसूरत है, एक आंख से है कानी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काना ही ढूंढो, यह रिश्ता हम तत्काल तोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए आप हाथों भरे श्रीमान, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे, हम आपकी ही एक आंख फोड़ डालेंगे। और साहब हम एक धार्मिक मंच पर खड़े हैं, बाबूलाल जी हमारे बीच में बैठे हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि वो 2-4 साल और बैठे रहें और इसी प्रकार कवि सम्मेलन में मिलते रहें। और मैंने कहा धार्मिक मंच, हम हर जगह गीता का एक श्लोक देखते हैं दादा, जिस पे लिखा होता है कि इस धरती पर मनुष्य अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया। मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु यह गलत है कि आदमी जाता अकेला है। अंत समय में आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है। निवेदन करता हूं। स्वागत है भैया। कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, कि सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था, बंगलों में रहता था, संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम और अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहाँ ये ख्याल लेके जाता है।
पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहां, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है, 10-12 लोगों के। और हालांकि देखो मैं गंजों पे कोई टिप्पणी करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो तब छंद के बीच में फंस गए, वो भी क्या करो। लेकिन उसके फायदे बहुत है, वो इसलिए करता हूँ मैं गंजों का सम्मान, कि हमारे देश में क्या होता है साहब, ये गंजे जो होते हैं ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, अर्थात बिना पतरे का मकान, उनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। अब मेरी लाज तुम दोनों को ही बचानी है। मतलब एक रजाई में 2 फंसे हैं, ठंड सबसे ज्यादा लग रही है, फिर भी तुम दोनों ही ताली बजा रहे हो। प्रणाम करता हूँ। और हालत में घर के पड़ोस में एक चंपा लाल जी रहते हैं, ऊपर लाल जी, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब हम उनको प्रेम से इकबाल बोलते हैं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पर ट्रक चला रहा, नकली। ये मत समझना कि दादाजी को उठाया और ट्रक के नीचे घुसेड़ दिया। ट्रक लेके शुरू हुआ, वाई वाई। अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को आनंद आया, फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं ना, आधे इंच के, वो दादाजी को गड़ने लगे। तो दादाजी चिल्लाए जोर से, क्यों रे क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। क्यों रे मेरी खोपड़ी कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोला दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे है जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। देने दो ताली, काय को बजा रहे हो, ढंग से बजाओ, नहीं तो रहने दो। बजे, दादा ने भी बजे, बड़ी बात कर रहे। और एक फिल्म 350 करोड़ की, लाल सिंह चड्ढा, जब हमने एक अभियान चलाया कि फिल्म का बाइकआउट करना, और हमने उसको करके दिखाया, तो साहब ये हमारे लिए बड़ी बात है। मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूं क्योंकि हमने बॉलीवुड का बहिष्कार क्यों किया दादा। एक जमाना था, आपके जमाने में जो है फिल्में बना करती थी, फिल्मों के नाम ही बड़े प्यारे होते थे, जय संतोषी माँ, नदिया के पार। और आपको मालूम, आप तो फिल्म देखते नहीं होंगे, लेकिन आजकल फिल्में आती, नाम होता है टॉयलेट। ये फिल्मों के नाम हो गए। फिल्मों के गीत, बड़े प्यारे गीत आया करते थे उस जमाने में, इतने प्यारे गीत आते थे साहब। अभी परसों के दिन में टेलीविजन पे एक क्लासिकल गीत देख रहा था। अब वो गीत में क्या है कि एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही, आज मैं जवान हो गई हूँ हो मिट्ठू मियाँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता, पे, पे। ये गीत हुआ करते थे। मतलब आदमी तो ठीक, पशु तक गालियां करते थे। मेरे घर में एक कुत्ता है टॉमी, मेरे को जब भी रियाज करना होता ना स्वर का, तो मैं टॉमी को सामने बिठाता हूँ, आधा गाना मैं गाता हूँ, आधा गाना मेरा टॉमी पूरा कर देता। अभी परसों की बात है, टॉमी को सामने बिठाया, मैंने एक फिल्मी गीत प्रारंभ किया कि पिया तू अब तो आ जा, अरे 16 दामन बह के आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी हो गई, आजा आके बुझा जा। तो मेरा टॉमी बोलता हा 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 हा। ये होता साहब, इतने प्यारे गीत हुआ करते थे बाबूजी आपके जमाने में। जब दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठ के तोरण मारने के लिए जाते थे, तो बैंड वाला गीत बजाया करता था कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अभी हमारे यहाँ देवास में एक बारात निकल दी ने, बैंड वाला गीत बजा रहा, तुझे दूल्हा किसने बनाया रे भूतनी के, तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया रे भूतनी के। ये हालत है। हमारे बीच में माताएं बहनें भी विराजमान है। आप जानते हैं कि जब हम बिटिया को विदा करते हैं, विदाई के टाइम पे सबसे लोकप्रिय गीत दादा, उससे अच्छा गीत आज तक सुना ही नहीं, कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जा रोना मत, है ना, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये गीत बजते थे साहब बेटी की विदाई के टाइम पे। अभी हमारे यहाँ एक लड़की विदा हो रही, बाहर दूल्हे राजा की कार खड़ी जिसपे गुलाब के फूल चिपके हुए ने, बाहर बैंड वाला गाना बजा रहा विदाई के टाइम पे। अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी, होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने, इधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आया करंट आया। ये हालत है। हम गीतों के माध्यम से भाई साहब बात कर लिया करते थे। अपन तो क्या, मैंने बताना है कि मेरा थोबड़ा तो कोई ढंग का है नहीं, अपना चेचिस वेचिस ढंग का है नहीं,
ना अपना कलर ढंग का, ना अपनी आवाज ढंग की। अभी इन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी, देखिए आपने कितनी सुरीली आवाज है इनकी, क्योंकि इनके गले में साक्षात माँ सरस्वती विराजमान है और अपने गले में भैरू महाराज। तो इसलिए क्या अपन वैसे ही बाथरूम सिंगर है, ज्यादा गाते तो है नहीं। आज सुबह सुबह में स्नान कर रहा बाथरूम में है और साबुन रगड़ते रगड़ते एक फिल्मी गीत मैंने प्रारंभ कर दिया। ताली नहीं बजाने वाला बाबूजी, आपको सौंपता हूं। नहीं, सन्नाटा रखो, बिल्कुल सन्नाटे में कवि सम्मेलन करेंगे। साहब मैं स्नान कर रहा बाथरूम में, मेरी धर्मपत्नी बाहर झाड़ू लगा रही, बाथरूम में स्नान करते करते साबुन रगड़ते रगड़ते मैंने एक पुराना गीत प्रारंभ किया। अरे पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन हाय गोरा बदन। तो बाहर झाड़ू लगाते लगाते मेरी धर्म पलटनी शुरू हो गई। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। आया करण? वाह वाह। ये गीत हुआ करते थे। हम गानों के माध्यम से बात कर लिया करते हैं। हमारे यहाँ क्या मोहल्ले में एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पति महोदय चला गया, गुस्से में 8-10 महीने के बाद में लौटे तो देखा कि पत्नी की गोदी में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा। अब उनने गाने में ही उससे पूछ लिया, ये क्या हुआ, वाह वाह, कब हुआ, क्यों हुआ। वो पत्नी भी भावुक थी, उसने गाने में जवाब दिया, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते। ये गीत हुआ करते थे साहब। और आजकल के गीत कैसे हो गए? मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी पूरी तरीके से बदनाम भी नहीं हुई ना जब तक वो शीला जवान हो गई। शीला की जवानी मार्केट में थी ना, वो टिंकू जी आ गए साहब, वो फिल्मी गीतकार जिन्हें एक गीत लिखने का 1 लाख रुपया मिलता है, वो 1 लाख में लिखते हैं कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं कहना चाहता हूं उन फिल्मी गीतकारों से इस बड़े मंच से कि हम हैं फिल्मी गीतकार, कर रहे हैं भ्रष्टाचार, हमें नोटों से भरा एक सूटकेस मिला तो कहीं बदनाम हुई मुन्नी तो कहीं नीलाम हुई शीला। मामला 1-2 हजार का नहीं, पूरी एक पेटी का हो। और हो सकता है आने वाले गीत में अगला नाम हमारी बेटी का हो सकता है कि आने वाले गीत में अगला नाम हमारी बेटी का हो। क्योंकि साहब इस बॉलीवुड के कारण हम हमारे संस्कारों से भटके हैं। अगर नहीं भटकते ना, हमने अपने बच्चों को शिक्षा देना बंद कर दिया, बेटियों को संस्कार देना बंद कर दिया। अगर हम हमारी बेटियों को संस्कार देंगे तो जो दिल्ली में घटना हुई है श्रद्धा के साथ, वो कभी नहीं होगी पूरे देश में। हमारे संस्कारों में कमी है। और उस घटना के ऊपर बहुत लंबी कविता है मेरी, लेकिन मैं 2 पंक्ति आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और आपका प्रेम, आपकी आशीष की तालियां। अगर बड़ी बात इस मंच से हो गई है, देश के बड़े कवि आदरणीय गोरस प्रचंड जी हमारे बीच में बैठे हैं, मेरे बड़े भाई देवेंद्र वैष्णव जी बैठे हैं, देश के बड़े कवि हैं। 2 पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं। अगर किसी लड़की के, किसी बच्ची के, किसी बेटी के अगर 35 टुकड़े होते हैं तो पंक्ति दादा आप तक पहुंचे। स्वागत है। कि गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते, गली गली में उस श्रद्धा के नाम के दुखड़े ना होते। अरे 36 गुण मिलवा लेती तो 35 टुकड़े ना होते। 36 गुण मिलवा लेती के कुत्ते कबाब वाले भी हड्डी में आ गए, शतरंज के खिलाड़ी कबड्डी में आ गए। और एक फिल्म का हमने किया इस तरह बाइकॉट के चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए, चड्ढा बनाने वाले ही चड्ढी में आ गए। साहब ये हमारी एकता है कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला न डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा, बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। वाह वाह। पीली टोपी वाला भैया
है ना। तुम मेरे को श्रद्धांजलि तो दे नहीं रहे हो, मैं भी खड़े होकर कप कपाते हुए पढ़ रहा हूँ। इसी के बीच में बाबूलाल जी दोनों हाथों से हाथों को जोड़ के हमारी तरफ इस प्रकार आ रहे हैं जैसे प्रवचन देने के पश्चात बापू आसाराम अपने गंतव्य स्थान पर आकर के बैठ रहे हो। इनके लिए जोरदार तालियां, शानदार प्रदर्शन। और ये दादा ने पीछे हाथ घुमाया और आकर के अपने स्थान पर बैठे हैं। अब इन्हें बड़ी अथक शांति प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए और आइए इस गोत्र का एक छंद और गनीमत से कि आ गए। आगा। नहीं तो मेरे एक मित्र ने बहुत अच्छी बात कही है कि इनके दिल में जो अरमान था वो अरमान तो गया, जवानी का जो तूफान था वो तूफान तो गया, आंखों की रोशनी, पेट की आंत और मुंह के दांत, इनका भरोसा नहीं कब निकल जाए इनका आधा सामान तो गया। ये सच्चाई है साहब। लेकिन मैं बताऊं, आप तो मस्ती के मूड में सुनो, कोई लोड नहीं है। लेकिन ये जो कवि सम्मेलन है, ये आपका श्रेष्ठ कवि सम्मेलन है, क्योंकि इसमें श्रोता भी हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं। और आपने जिन कवियों को भी बुलाया सब लोकप्रिय कवि हैं। लोकप्रिय कवि वो नहीं होता है साहब जो लोगों को प्रिय है, लोकप्रिय कवि वो होता है जिसको लोकी प्रिय है। इन समस्त कवियों को लोकी प्रिय है। मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन। बेटा बजाना मत है ना, फिर तुम निपटना तीनों, है ना। निवेदन कर देना चाहता हूँ। मंच पे बोलते बोलते कई बार हमसे गलतियां हो जाती है साहब। हम मंच में खड़े होते हैं, कविता के बीच में बोलते हैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ, निवेदन कर देना चाहता हूँ। आदत ही पड़ जाती है, कवि को आदत पड़ गई। वो चाय की दुकान पे गया, बाबूजी चाय वाले से ही बोल रहा है निवेदन कर देना चाहता हूँ कि एक कप चाय ला के दे। पान की दुकान पे जाए तो वहां निवेदन कर रहा हो, निवेदन कर रहा हूँ कि एक पान बना दे। नहीं, इतनी देर में ही पत्नी ने फोन लगाया, खींच खींच खूच 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 खींच खाच खींच। कहाँ हो? बोले निवेदन कर रहा हूँ। बोले 10 दिन हो गए घर से गए हुए, जल्दी से आ जाओ नहीं तो यहाँ आवेदन कोई दूसरा कर जाएगा। ताली बजाओ, अपन आगे बढ़े यार। मतलब क्या है? हालत ये हो गई है, मैं निवेदन नहीं करता। आइए साहब, एक बात पूछता हूँ बताओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। और बंद आप तक पहुंचा था। मैंने क्या कहा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन दादा होता है लाल किले की प्राचीर पर, जिसका पूरा बजट होता है 65 लाख रुपए। देश का हर छोटे से छोटा कवि और बड़े से बड़ा कवि यह स्वप्न देखता है कि एक बार जाकर उस लाल किले की प्राचीर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। लेकिन साहब मथुरा वालों, आपके आशीर्वाद से उस लाल किले के कवि सम्मेलन में आपका अपना बेटा ये कुलदीप रंगीला आपके आशीर्वाद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3-3 बार गया है कविताएं सुनने के लिए। आप क्या समझ रहे हो? पढ़ने के लिए बुलाएंगे? उनके चोकटे ढंग के होते हैं, पढ़ने वाले अलग होते हैं। ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को। मैंने क्या कहा, केवल अपन मस्ती में जीने वाले लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है, ये भी हो गया होगा पिछले 5 कवि सम्मेलन में। लास्ट में करो तो ये परेशानी कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। और कुछ लोग इसलिए कुछ सुमड़ों को देख के ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं वो नहीं हुआ है। कुछ सुमड़ों को देख के लगता है कि जबरदस्ती जिंदा है, और आधे कवि हिंदुस्तान में इसलिए जिंदा है क्योंकि डॉक्टर सुरेश अवस्थी जिंदा है। आपने ताली बजाई, लेकिन सुरेश अवस्थी जी को आप जानते नहीं हो। जो जानते हैं वो बजा नहीं रहे हैं। सबकी अलग अलग है। ये नहीं हुआ था ना, इसलिए अपन अपनी तरफ से जोड़ देते हैं बाबूजी, है ना। के आए थे वोट मांगने कल मेरे द्वार पे, बोले थे आऊंगा मैं तुम्हारी पुकार पे। पाँवों को चूमते कभी हाथों को जोड़ते, वादों की श्रेणियों में नई बात जोड़ते। अब जीत गए मुंह तो दिखाओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। और साहब एक व्यंग और देता हूं
कि तुमने किया वोटर के भरोसे का खात्मा, वाह वाह, उजले तुम्हारे वस्त्र हैं, काली है आत्मा। कल तुम खड़े थे हाथ जोड़ मेरे द्वार पे, अब घूमते हो काली कमाई की कार में। गाड़ी में अपनी हमको घुमाओ न नेताजी, आओ न नेताजी, क्या शर्म तुम्हें आती नहीं। आइए मित्रों, वाह वाह, क्योंकि समय हो चुका है, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप पूरे सन्नाटे के साथ मेरे को विदा करें। कोई ताली नहीं बजाएगा। मैं अपने जीवन की सबसे अमूल्य कविता, बाबूजी आप तो बिल्कुल मत बजाइए, अपने जीवन की सबसे अमूल्य कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूं। केवल 2 अक्षरों की कविता है और वो कविता है थैंक यू।